मैं बाम सेफ के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करती हूँ जो समय समय पर ये इस तरीके के सेशन लगाते हैं और विचारों का आदान प्रदान के लिए समय देते हैं। सभी के लिए सभी चीज बराबर होनी चाहिए। संविधान आने के बाद महिलाओं को एजुकेशन मिलने लगी। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं बाम सेफ के कर्ता और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करती हूँ जो समय समय पर ये इस तरीके के सेशन लगाते हैं, इन्हें ऑर्गेनाइज करते हैं और विचारों का आदान प्रदान के लिए समय देते हैं और अपना तन मन धन से सहयोग करते हैं। आज एक विषय जो कि बहुत ज़्यादा ज्वलंत है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, उस विषय की क्या अच्छाइयाँ और क्या बुराइयाँ, ये सब चीज़ से पहले मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के रचयिता को नमन करती हूँ, जिन्होंने ये सब चीज़ें बहुत पहले ही अपने शोध की थी। वैसे तो हमारे देश में बहुत सारे महापुरुष और जिसे कहना चाहिए कि बहुत महिलाएं और जिन्होंने आवाज़ उठाई, जैसे सावित्रीबाई फुले, और उन्होंने शिक्षा को जिस कदर ऊंचाई पर पहुंचाया और हम महिलाओं को शायद उन्होंने ही रास्ता दिखाया था, उनके द्वारा इस एजुकेशन को हम लोग पा सके। और उसके बाद मैं बाबा साहब को जो नमन करती हूँ वो ये करती हूँ कि उन्होंने ये सब चीज़ें पहले से ही अपने दिमाग में, अपने शोध में रखी थी। जैसे कि आप सभी ने जाना है कि हिंदू धर्म हो जो कि विषमताओं पर आधारित है और हमें विषमताएं सिखाता है, समाज को जाति में बांट रखा है, पुरुष और महिलाओं को भेदभाव, असमानता सिखाता है। और उन्होंने जो उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, उसमें अगर हम ये कहें कि वह धर्म खाली हिंदू धर्म है, खाली हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि क्रिश्चियन धर्म और मुस्लिम धर्म में भी, या हम दूसरे पंथों में जाएं तो वहाँ भी महिलाओं की हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, उनके हालात अभी भी बद से बदतर ही हैं। बाबा साहब ने शोध किया और शोध करके ये भेदभाव, द्वेषपूर्ण विचारधारा हमारे समाज, हमारे देश की प्रगति में जो बाधा होगी, उसके जो कुछ समूह जिनकी सोच सत्तात्मक थी, पैट्रियार्कल थी, उस सोच को कहीं ना कहीं देखते हुए नारी को समानता का दर्जा बिल्कुल नहीं देना चाहते थे। इसलिए बाबा साहब द्वारा रचित संविधान के आर्टिकल 15 में रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और क्रीड की डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया और इसे प्रोटेक्ट करने के लिए संविधान के प्रियम्बल में ही इसे शामिल कर लिया, जिसमें लिखा कि टू सिक्योर सोशल इकोनॉमिकल, बाबा साहब ने प्रियम्बल में ही लिखा था इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सभी के लिए सभी चीज़ बराबर होनी चाहिए, सबको समता मिलनी चाहिए। जब हम इस आर्टिकल 15 की बात कहते हैं तो स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड क्रीड। इससे यह क्लियर होता है, जब देश का पहला इलेक्शन हुआ उसी में वुमेन की 50% हिस्सेदारी थी और संविधान आने के बाद से ही हम महिलाओं को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी। लेकिन अगड़ी जाति की महिलाओं या दूसरे पंथ की महिलाओं की जो सत्तात्मक सोच से जो वो ग्रस्त थे, अपने धर्म, पंथ, पाखंडवाद से जकड़े हुए थे, इसलिए उन्होंने कभी अपने हक की आवाज़ उठाई ही नहीं। जहाँ तक
मूल निवासी महिलाओं की बात है तो उन्हें तो शिक्षा से वंचित रखा, सामाजिक जानकारी नहीं थी, उनको ज़्यादा पाखंडपन में उलझाए रखा था। सबसे बड़ी बात, उनको अपने परिवार का सहयोग भी नहीं मिलता था। ऐसी स्थिति में उनसे इस विषमता, भेदभाव, विचारधारा के खिलाफ आवाज़ उठाने की उम्मीद तो बिल्कुल की ही नहीं जा सकती, क्योंकि उन्हें तो ये तक नहीं पता कि जो वो सह रही है क्या वो गुलामी है या नहीं भी है। समय बदला, संविधान आने के बाद महिलाओं को एजुकेशन मिलने लगी, लेकिन सो कॉल्ड अगड़ी जाति की महिलाओं, जो कि जैसा कि अभी सरबजीत मैम ने बताया कि किस तरीके से जो मेन स्ट्रीम की महिलाएं हैं अपने आप में वो अगड़ी बनी रहती हैं, और उन्होंने कभी अपने आप को आगे लाने की कोई ज़रूरत समझी, उन्होंने कभी अपने आप को कोई ज़रूरत इसलिए नहीं समझी क्योंकि उनके पुरुष जो इस व्यवस्था, इस सिस्टम को पूरी तरह से कंट्रोल में रखे हुए हैं और उन्होंने उसे कंट्रोल किया हुआ है, किसी तरीके की उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सिस्टम, उनका कंट्रोल सब उनके हाथों में है। लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम इस देश की मूल महिलाओं के साथ है, जो कि ओबीसी की हैं, SC ST की हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी की हैं। एक्चुअल प्रॉब्लम उनके साथ आती है क्योंकि अगड़ी जाति के समाज के लोगों की के जो हाथ में सत्ता है और उनकी वे हर तरह से संपन्न हैं। उन्हें हम अगर कहें तो एडमिनिस्ट्रेशन में वे हैं, जुडिशरी में वे हैं, और हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। किस तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो सारी पुलिस, जज, मिनिस्टर सब उनके हैं, तो आप कहते हो कि हमारी आवाज़ सुनी जाए। कैसे आवाज़ सुनी जाएगी और उनको बोलने की हिम्मत कैसे मिलेगी? यह ऊंची आवाज़ में बोल भी जाए, हमारे पास तो शायद इतनी हिम्मत भी नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ हमारे परिवार, समाज के पुरुष अभी इतना सबल नहीं है, सत्ता में तो इनइफेक्टिव है ही, और अगर कोई पहुंच भी जाए किसी तरह से तो वो अपनी बात रख ही नहीं सकता। कि जो कि आप सभी देख रहे हैं कि हमारा समाज ऐसा नहीं है कि उन्हें पहुंचाता नहीं है, उन्हें पहुंचाता भी है सत्ता में, लेकिन सत्ता में पहुंचने के बाद वो इतने सबल नहीं होते या उनका इंटरेस्ट इतना आड़े आता है कि वो अपनी बात भी नहीं रख पाते, बिल्कुल भी इन्फ्लुएंशियल नहीं है। और इस व्यवस्था में डिफरेंट टाइप के प्रेशर में रहते हैं, और अगर वह IAS या सिविल सर्विसेज में भी आ जाते हैं तो उनके ऊपर इतना प्रेशर होता है कि वो शायद अपनी बात या अपनी बात के रखने के लायक भी नहीं होते, और अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसे ट्रांसफ़र दे दिया जाता है या उसे कोई डिमोशन दे दिया जाता है, तो वो सिर्फ सर्विस करने लायक तक ही रह जाता है। और इसका परिणाम यह होता है कि अगड़ी जाति के पुरुष, महिलाएं, मूल निवासी महिलाओं और माइनॉरिटी के ऊपर हर तरह के अत्याचार करते रहते हैं। अब तक यदि हम आंकड़े देखें तो लगभग 95% अत्याचार, रेप, लड़ाई झगड़ा, मर्डर, किडनैपिंग या ज़मीन से लेकर सिर्फ उन्हीं परिवारों के खिलाफ होते रहते हैं। अभी एग्जाम्पल में दिल्ली में एक महिला जो कि अगड़ी जाति की थी, जिसे हम निर्भया कांड के नाम से जानते हैं, दिल्ली पुलिस रात दिन लगकर और उसे किसी भी तरह से उसे जस्टिस भी दिला दिया। और यहाँ अगर हम बात करते हैं हमारी महिलाओं के साथ आए दिन, जैसे कि अभी उन्नाव कांड सबको पता है, हाथरस कांड पता है और मणिपुर का पता है, लेकिन वहाँ कोई सुनने को तैयार नहीं है। अगर इसमें सुप्रीम कोर्ट में ये प्रॉब्लम नहीं रखी गई होती तो शायद किसी भी तरह का कोई न्याय या कोई बात सुनने की भी बात नहीं होती। हम इसमें अपनी बात रखने के लिए भी हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है,
और अगर अगड़ी जाति की हमारी महिलाओं पर जब अत्याचार होते हैं, अत्याचार वो इतना ज़्यादा करते हैं और अगर वो करते हैं तो इतना सुनियोजित प्री प्लान मैनर में करते हैं कि वो एक तो किसी भी तरह से पकड़ में नहीं आते हैं, और अगर गलती से पकड़ में आ जाए तो उनके ऊपर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई होती ही नहीं है। और जब कार्रवाई नहीं होती है तो सिर्फ हम सुनकर ही रह जाते हैं और बर्बरता इस कदर होती है कि शायद मानवता भी शर्मसार हो जाए। जाति के लोग शासन, प्रशासन, न्यायपालिका में तो हैं ही, लोग सिस्टम, व्यवस्था को भी इन्फ्लुएंस कर लेते हैं और अपने लोगों को बचाने में सक्षम भी होते हैं। धर्म और जाति दोनों एक ऐसी सच्चाई है जैसे हिंदू धर्म कोई धर्म ही नहीं बल्कि एक, हम ये बात कहें कि वो एक व्यवस्था है, वो एक सिस्टम है, तो शायद इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि वो एक व्यवस्था के तहत चल रहा है, वो कोई धर्म नहीं है, वो कुछ नहीं, वो सिर्फ आपको पाखंडवाद में उलझाए रखने की एक व्यवस्था है। और उस व्यवस्था के तहत हम सब आए हुए हैं किसी ना किसी रूप में, जो कि हम उससे निकलना नहीं चाहते। बल्कि यह व्यवस्था ऊंच नीच, भेदभाव, सामाजिक, आर्थिक, न्यायिक विषमता को बढ़ावा देती है। वह लोग हर कीमत पर बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि वे खुद जानते हैं कि अगर हमने इस व्यवस्था को ख़त्म किया तो शायद उनका सर्वाइवल ही ख़त्म हो जाएगा। और वे हमेशा एहसास दिलाते रहते हैं कि वे सुप्रीम हैं, और इस सुप्रीम में होने के लिए वो एक्चुअल में मेन स्ट्रीम में बना रहना चाहते हैं। देश आज़ाद होने के बाद आप सभी को पता है कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। क्या उस वक्त कोई ऐसी रिजर्वेशन पॉलिसी थी? हमारे देश में पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल बनी, तो क्या उस वक्त कोई ऐसी पॉलिसी थी? क्योंकि इस देश की व्यवस्था अभी भी अगड़ी जाति के हाथों में ही है। और फिर नारी शक्ति वंदन अधिनियम की क्या जरूरत पड़ी? हमें ये सोचने की जरूरत है, क्या इस अधिनियम द्वारा सरकार मूल निवासी महिलाओं, ओबीसी महिलाओं, माइनॉरिटी महिलाओं को किसी तरह का फायदा देना चाहती है, या सिर्फ कानून द्वारा कोई मकसद हासिल करना चाहती हैं? यदि हम इस अधिनियम को थोड़ा ध्यान से देखें और पीछे राजनीतिक सामाजिक उथल पुथल जो हुई है, मंडल कमीशन लागू होने के बाद जो उथल पुथल हुई है, सिर्फ उसे दबाने के लिए यह अधिनियम आया। मंडल कमीशन लागू हुआ, उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी कि अगर ओबीसी की संख्या 52% है तो रिजर्वेशन 27% क्यों दी गई? अगर रिजर्वेशन 27% दी है तो उसमें खाली 27% रिजर्वेशन ओबीसी को ही नहीं बल्कि माइनॉरिटी को भी उस 27% के अंदर शामिल कर दिया गया। और उस माइनॉरिटी को भी शामिल करने के सिर्फ जो कारण था, वो कारण था कि किस तरह से इनके ऊपर हम लोग हावी रहे। EWS आया, उस अधिनियम के लिए कोई परिसीमन की जरूरत नहीं थी, किसी भी तरीके की डिलिमिटेशन की जरूरत नहीं थी, कोई सर्वे की जरूरत नहीं थी। वहीं ओबीसी को 8 लाख पे करा और जो बाकी जो जनरल के EWS थे उनको 10 लाख पे। भाई किस लिए? क्या ओबीसी जो व्यक्ति है वो व्यक्ति नहीं है, और जो दूसरा है उसको आप 10 लाख का उस क्रीमी लेयर ले रहे हो और इसका 8 लाख का? किस लिए? लेकिन इसके ऊपर हमें सिर्फ बोलने से या अपनी बात रखने से नहीं बात बनेगी, हमें इस व्यवस्था के अंदर आना पड़ेगा। अगर हम इस व्यवस्था, इस सिस्टम में नहीं आएंगे तो शायद हम अपनी बात नहीं रख पाएंगे। अगर SC, ST, OBC माइनॉरिटी जनसंख्या हम देखते हैं तो वो लगभग 92% और 93% है। मतलब कि 7 और 8% लोग पूरी सत्ता पे काबिज हैं और बाकी 92 और 93 लोग 10
या 15% पर एक्चुअल अपॉइंटमेंट दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कभी मंडल कमीशन और कभी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आने के बाद भी उन सीट्स को आज तक नहीं भरा है। 1992 में रिजर्वेशन सेंटर के लिए इन्होंने नारी रिप्रेजेंटेशन की बात शुरू की थी। इन्हें डर था कहीं SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग मिल गए तो सत्ता हमारे हाथों से निकल जाएगी और सेंटर और स्टेट में अपनी गवर्नमेंट बना लेंगे। इसलिए कांग्रेस पार्टी 2009 में बिल इंट्रोड्यूस किया और अब 2023 की मौजूदा सरकार ने ये बिल इंट्रोड्यूस किया। और इस बिल को इंट्रोड्यूस करने की वजह ही सिर्फ इसलिए है कि वो अपनी MPs जो MLAs की सीट्स हैं उनको सिक्योर करना चाहते हैं। ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगड़ी जाति के जो सीट को सिक्योर करने के लिए उन महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देकर MPs और MLA के साथ मिलकर एक बड़ा ग्रुप बना लेंगे और एक सुनियोजित प्लानिंग में, जिसमें कि 50% से 50% ऑलरेडी पुरुष वहाँ बैठे हुए हैं, उनमें 33% और ऐड हो जाएंगे। और जैसे ही वो ऐड होंगे उस हालात, उस संख्या जो है, जो माइनॉरिटी में है, जो OBC हैं, जिनको कि जो कभी भी अपनी सरकार बनाने की भी सोचेंगे तो शायद वो कभी नहीं बना पाएंगे, उनकी ये मंशा नहीं होती तो इस बिल को वो कभी आनन फानन में कभी इस बिल को नहीं लाते। अगर ये बिल लेकर आए हैं तो सिंपल इनका जो एक मकसद है वो अपने MPs MLAs की जो सीट है उनको सिक्योर करना है। और अगर एक्चुअल में अगर इनकी कहीं भी इतनी सी भी मंशा होती कि ये हमें किसी तरह का रिजर्वेशन देना चाहते या हमें कोई एक्चुअल में हमें कोई हेल्प करना चाहते या हमें अपग्रेड करना चाहते, तो इसमें कोटा के अंदर कोटा का प्रावधान रखते बिल पास हो गया। लेकिन कहीं पर भी आज तक कोई कोटा नहीं दिखाई दे रहा है। और सिंपल मैं आपसे ये कहूँ तो यह बात विधानसभा में आज भी अगड़ी जाति की महिलाओं की संख्या पार्लियामेंट में, विधानसभा में SC, ST, OBC की महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन अगर कहें तो 1/4 से भी हमारा कम है। और उसमें भी शायद अगर हो भी गया तो हम कोई अपनी बात कहने लायक है ही नहीं, या उनके इन्फ्लुएंस में इतना रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी सीट चली जाए, हमारा इंटरेस्ट वहाँ पे क्लेश होता है और हम वहाँ से भाग लेते हैं और अपनी बात कभी नहीं रख पाते हैं। इससे यह और भी क्लियर हो जाता है कि यह अधिनियम अगड़ी जाति की सीटों को सुरक्षित सिक्योर करने का अधिनियम है, सत्ता पर कब्जा बनाए रखने का अधिनियम है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। यह बिल ना तो संविधान की प्रस्तावना के अनुकूल है और ना ही आर्टिकल 15 के अनुकूल है। ऐसा बिल अगर मैं कहूँ तो बिल्कुल निरस्त करने योग्य है, डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। हम SC, ST, OBC माइनॉरिटी महिलाओं को धोखा देने का बिल है और यह बिल इतना पक्षपूर्ण बिल है कि नारी जाति को बांटने का बिल है। यह अधिनियम समाज में विषमता, गैर बराबरी और बढ़ावा देने का अधिनियम है। मैं एक बात कहूँ तो अगर परिसीमन जो डिलिमिटेशन के लिए इन्होंने बात रखी हुई है, डाटा और सर्वे इकट्ठे करने की बात करी है, यह सब इसलिए कि मूल निवासी जो महिलाएं हैं SC, ST, OBC और माइनॉरिटी कम्युनिटी की, क्या वो अपनी आवाज़ उठाएंगी, क्या वो इस बिल का प्रतिरोध करेंगी और प्रतिरोध कितना करेंगी, सिर्फ इसलिए इसका गैप और स्पेस रखा है। नहीं तो इतने अधिनियम लिए और तुरंत पास कर दिए सिर्फ इसको देखने के लिए कि इनका प्रतिरोध कितना होता है। और बहुत ही चालाकी से इस बिल को इन्होंने पास किया और पास करने के बाद में उसको इस कारण से लगा दिया कि इसमें गैप और स्पेस रखें ताकि हमारा प्रतिरोध नहीं, तो अगर ये एक्चुअल में
SC ST OBC को कहीं पर भी अपना रिप्रेजेंटेशन देना चाहते तो इस बिल में यह बात रखते। हम मूल निवासी महिलाओं के अनुसार एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन हमें ज़रूरत है कि इसके लिए हमें सत्ता में, सरकार में अपनी आवाज़ रखनी चाहिए, अपने रिप्रेजेंटेशन भेजने चाहिए। इसी वक्तव्य के साथ मैं अपना विराम दूंगी और जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। धन्यवाद। थैंक यू। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।